हेलो एवरीवन, अगली वीडियो इसमें हम देखेंगे इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बिजली देखेंगे। सबसे पहली चीज़ इसमें आती है करंट। व्हाट इज करंट? तो करंट क्या है? करंट इज अ रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ये इसका फॉर्मूला होता है, सबसे बेसिक फॉर्मूला, सबसे पहला फॉर्मूला जो हमने पढ़ा है कहीं फिजिक्स में, I इक्वल टू क्यू बाई टी। ये क्या है? क्यू फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। चार्ज यहाँ पे क्या होगा? इलेक्ट्रॉन होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स ही तो फ्लो करते हैं किसी चीज में, तो ये चार्ज क्या है? इलेक्ट्रॉन्स। टी क्या है? सिंपली टाइम। चार्ज की यूनिट क्या होती है? कॉलम। सी से इसे दिखाते हैं, यूनिट इसकी होती है कॉलम। टी स्टैंड्स फॉर टाइम, इसकी एसआई यूनिट क्या है? सेकंड। तो यानी कि करंट की यूनिट क्या हो जाएगी? करंट की एसआई यूनिट क्या हो जाएगी? कॉलम पर सेकंड, या फिर इसी को हमने कह दिया है एम्पियर। तो करंट की यूनिट क्या हो जाती है हमारी? एम्पियर, या फिर ए से दिखाते हैं एम्पियर को, या तो कॉलम पर सेकंड। ये जो साहब है एंड्री मैरी एम्पियर, इन्हीं के नाम पे ये इसका जो यूनिट है वो रखा गया है। अब ये जो करंट है इसकी डायरेक्शन क्या होती है? अगर हम कोई सर्किट में ही देख लें, मान लेते हैं हम ऐसे सर्किट बनाते हैं, ये यहाँ से ऐसे छोटा बड़ा, ये क्या है? अभी एक सेल, और जब ग्रुप ऑफ सेल मिल जाते हैं तो क्या हो जाती है? वो बैटरी। तो अभी क्या है? ये सेल। अगर मैं और सेल लगा दूं, अब क्या हो गई? ये बैटरी। तो एक बड़ा खंबा, एक छोटा खंबा, और ऐसे बनता है। यहाँ पे मान लेते हैं कोई बल्ब लगा दो या रजिस्टर लगा दो, ये हो गई। जो बड़ा वाला होता है वो पॉजिटिव टर्मिनल है और छोटा वाला निगेटिव टर्मिनल होता है। यहाँ तो दिख रहा होगा, वैसे ये पॉजिटिव होता है और ये वाला निगेटिव होता है। तो करंट की डायरेक्शन क्या है? डायरेक्शन ऑफ करंट क्या लेंगे? डायरेक्शन ऑफ करंट हम लेते हैं फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस। ये पॉजिटिव से निगेटिव की ओर जाता है, ऐसे। यानी कि करंट ऐसे जा रहा था, ऐसे जा रहा था, ऐसे। हमने करंट की डायरेक्शन क्या ली हुई है? पॉजिटिव टू नेगेटिव। पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल हमारा करंट फ्लो करेगा। लेकिन होता क्या है? क्या फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज का क्या मतलब है कि पॉजिटिव चार्ज फ्लो होना चाहिए, पर क्या पॉजिटिव चार्ज फ्लो होता है? नहीं होता है। फ्लो क्या होता है? नेगेटिव चार्ज, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स। अगर मान लेते हैं ये वायर है, इस वायर में क्या करंट मान लो हम फ्लो करा रहे हैं, इसका मतलब फ्लो पॉजिटिव चार्ज है रूल के मुताबिक। लेकिन क्या पॉजिटिव चार्ज फ्लो हो सकता है? नहीं। फ्लो कौन हो रहा है? नेगेटिव। तो इलेक्ट्रॉन असल में इधर जा रहा है, मान लेते हैं पॉजिटिव चार्ज इधर जा रहा है, इसका मतलब है नेगेटिव चार्ज इधर जा रहा है, नेगेटिव चार्ज इधर जा रहा है, इसका क्या मतलब है? इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव कर रहे हैं। यानी कि डायरेक्शन ऑफ करंट अपोजिट है किसके? डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। ये तामझाम क्यों करना पड़ा? क्योंकि करंट पहले आया है और इलेक्ट्रॉन बाद में। जब तक इलेक्ट्रॉन नहीं आया था, करंट पहले इन लोगों ने ढूंढ लिया। तो इन लोगों ने क्या माना कि फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज करंट होता होगा। लेकिन बाद में पता चला इन लोगों की, अरे यार पॉजिटिव चार्ज तो फ्लो ही नहीं कर सकता है। असल में फ्लो क्या हो रहा है? नेगेटिव चार्ज, यानी कि इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है। तो उन्होंने बोला कोई नहीं, चलने दो। इसीलिए फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, नेगेटिव इधर जा रहा है, लेकिन हमने पॉजिटिव चार्ज के फ्लो को करंट कहा है, इस वजह से डायरेक्शन ऑफ करंट इज अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बात यहाँ तक साफ है? बस यही वजह है, यानी इलेक्ट्रॉन्स इधर जा रहा है, इसका मतलब है करंट की डायरेक्शन ये है। बस इतनी सी बात है। ये अगर स्टेटमेंट बेस में आ जाए, बिल्कुल डरना नहीं है। सर्किट के केस में आपने देखा ही पॉजिटिव नेगेटिव। अगर हम देख लें सर्किट कोई, ये देखो यहाँ पे हमारी बैटरी लगी है, बड़ा वाला पॉजिटिव टर्मिनल है। तो करंट देखो कहाँ से गया? पॉजिटिव से निकला, फिर इधर चला गया, फिर इधर गया, इधर गया। बस हमें यही देखना था और कुछ जानने की जरूरत नहीं है। अब न्यूमेरिकल में कई बार मिली और माइक्रो इसी फॉर्मूले में क्वेश्चन आ जाता है कि इतने कूलम का चार्ज है और इतने मिली सेकंड में गया, तो बताओ करंट कितने एम्पियर का हुआ। तो मिली और माइक्रो दो चीजें आपने पढ़ी हुई हैं, उसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। मिली मतलब 1 मिली का मतलब 10⁻³ एम्पियर, या फिर मीटर लेना हो तो इतने मीटर, कोई भी यूनिट ले लो। और माइक्रो क्या होता है? 10⁻⁶। माइक्रो कैसे दिखाते हैं? ऐसे माइक्रो 10⁻⁶ एम्पियर। नैनो क्या होता है? 1 nm अगर कह दें तो 10⁻⁹ मीटर। 1 एंगस्ट्रम क्या होता है? पिछली वीडियो में भी हमने यही देखा था, 10⁻⁻10 मीटर। तो ये तो पता ही है। मिली और माइक्रो का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन आया हुआ है कि टाइम क्या है? इतने मिली सेकेंड है, दैट मीन्स 10⁻³ सेकेंड है, उसको उसमें चेंज कर लेना है।
अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और आ सकता है कि एक कॉलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो या तो जैसे याद करना हो याद कर लो, 6.25 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। ये इतने इलेक्ट्रॉन्स आप लोगे, एक इलेक्ट्रॉन के पास कितना चार्ज है, एक इलेक्ट्रॉन के पास कितना चार्ज है, 1.6 इंटू 10⁻−19 कॉलम का नेगेटिव चार्ज है असल में, और प्रोटॉन के पास इतना ही पॉजिटिव चार्ज है। तो इतने इलेक्ट्रॉन आप लेंगे तो एक कॉलम का चार्ज बन जाएगा। तो ये यहां से भी आप निकाल सकते हो, एक इलेक्ट्रॉन में कितना कॉलम चार्ज है, इतना कॉलम चार्ज, तो एक कॉलम के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, डिवाइड कर दो 1/1.6 10⁻−19 इलेक्ट्रॉन चाहिए। इसको सॉल्व कर लेना, ऊपर भेज देते हैं, 10⁻+19 हो गया, या फिर 10 रखते हैं और 18 कर देते हैं, 10 और 10⁻18, नीचे क्या है 1.6, ठीक है। एक और जीरो बढ़ा देते हैं इसके पास, और इसका ये हटा देते हैं, फिर 4 4 जा 4 इंटू 25, फिर 4 6 जा 24, बचा एक पॉइंट लगा, जीरो बढ़ा, 4 2 जा 8, बचा 2.082, 4 जा 8, 2 पॉइंट लगा 0 20, 4 5 जा 25, क्या हो गया हमारा आंसर 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। तो आप यहाँ से बेसिक कैलकुलेशन करके भी निकाल सकते हैं और उसे याद भी कर सकते हैं, जो अच्छा लगे। दो बहुत ही छोटी चीज़ें, बहुत ही बेसिक चीज़ें। अब करंट किसी सर्किट में फ्लो कर रहा है तो उसको मेजर करने के लिए कोई डिवाइस चाहिए, तो अमीटर क्या करता है, मेजर्स करंट। और वोल्टमीटर नाम से दिख रहा है, वोल्ट नापेगा, वोल्ट यानी वोल्टेज, मेजर्स वोल्टेज या पोटेंशियल कह लो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी कह देते हैं इसी को। और ये जो अमीटर है ये लगेगा हमेशा सीरीज में, और जो वोल्टमीटर है ये हमेशा लगेगा पैरेलल में। बस यही चीज आपको ध्यान रखनी, और कुछ नहीं, बहुत बार इससे क्वेश्चन आया हुआ है। अब हम देखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कह लो चाहे वोल्टेज कह लो, इसका फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले तो यही देख लो, क्योंकि न्यूमेरिकल भी आते हैं इसमें, V = W/Q। ये क्या है, वर्क डन, Q क्या है, चार्ज। एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से किसी एक पॉइंट पे लाना क्या होता है, इस पॉइंट ए पे लाना क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। कितना वर्क डन हुआ एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से किसी एक पॉइंट पे लाना। ये सब तो डेफिनेशन की बातें हैं, नहीं पता हो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाना। पॉजिटिव चार्ज क्यों ले लो, यूनिट यानी एक, ये चार्ज यहाँ रखा था, इसको यहाँ से लाने में कितना वर्क डन हुआ, दिस इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये सब डेफिनेशन हो गई। V = W/Q, यानी कि कितना यहां से यहां लाने में कितना काम हुआ, वर्क डन अपॉन Q, जिस चार्ज को लाया गया, दिस मींस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। या फिर इसी को वोल्टेज कह लो, पोटेंशियल डिफरेंस कह लो, चाहे जो मन वो कह लो। सिंबल क्या है, V। यूनिट क्या होगी, अब देखो यूनिट किसी चीज की याद करने की जरूरत तो होती नहीं है, आप फॉर्मूला याद कर लो भाई, निकाल लेना। वर्क डन यानी कि वर्क यानी कि जूल, वर्क और एनर्जी सेम ही चीज है, वही तो चेंज हो जाती है। यूनिट क्या हुआ, जूल अपॉन चार्ज, चार्ज की यूनिट इज कॉलम, तो जूल पर कॉलम ही यूनिट हो गई किसकी, हमारी वोल्टेज की। या फिर इसी को कह दिया वोल्ट, V से दिखा दे दिया। वोल्ट किसके नाम पे पड़ा, इन भाई साहब के नाम, एलेजेंड्रो वोल्टा। अगर एग्जाम में ना भी पता हो वोल्टेज, तो कोई वोल्टा नाम का आदमी रहा होगा, एम्पियर कोई एम्पियर नाम का आदमी रहा होगा, जूल्स कोई जूल नाम का आदमी रहा होगा, इन्हीं लोगों के नाम पे पड़ा है, और क्या, ये सारी चीजें हो गई। अच्छा, ये जो पोटेंशियल है V और I, ये वोल्टेज क्या है और करंट क्या है। अपने जमाने में मैं तो खैर 12th तक ठीक से नहीं जानता था कि वोल्टेज और करंट में क्या अंतर है, लेकिन अब मैं जानता हूं। जैसे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है या फिर फ्लो ऑफ चार्ज जो है, उसको तो हमने कह दिया करंट। यहां से इसके अंदर चार्ज का फ्लो हो रहा है, दिस इज नोन एज करंट, बात साफ है। लेकिन ये वोल्टेज क्या चीज है, हम कहते हैं वोल्टेज अप डाउन हो रहा है। करंट तो समझ आ गया कि सिर्फ उसके फ्लो को ही हम करंट कहते हैं। वोल्टेज क्या चीज़ है, वोल्टेज क्या चीज़ है, जैसे कि वो यहाँ से यहाँ ये फ्लो कब होगा, कुछ होना चाहिए ना, कुछ डिफरेंस होना चाहिए ना। जैसे कि अगर हम मान लेते हैं कोई चीज़ फ्लो कर रही है, पानी फ्लो कर रहा है, यहाँ से यहाँ फ्लो क्यों कर रहा है, प्रेशर डिफरेंस कुछ क्रिएट होगा। जब प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होगा तो हाइयर प्रेशर टू लोअर प्रेशर पानी फ्लो करेगा, यही तो बात है।
उसी तरीके से ये वाला इलेक्ट्रॉन आगे की ओर क्यों जाएगा, कुछ ना कुछ तो चाहिए ना, कोई ना कोई प्रेशर तो चाहिए। तो वोल्टेज क्या है, एक तरह का इलेक्ट्रिक प्रेशर है, फ्लो हो रहा है, उसको हमने करंट कहा, पर फ्लो कैसे हो रहा है, कुछ तो होना चाहिए ना, अपने मन से तो फ्लो करेगा नहीं। तो वो जो इनिशियल एनर्जी है जो उसको ढकेल दे, या जो उसको प्रेशर प्रोवाइड करे, या फिर जो यहाँ पे डिफरेंस क्रिएट करे जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट स्टार्ट हो, दिस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यानी कि V नहीं होता तो करंट तो शुरू ही नहीं होगा। ये डिफरेंस है हमारा वोल्टेज और करंट में। करंट तो सिंपल चीज है, बस फ्लो हो रहा है, कौन करा रहा है, वोल्टेज की वजह से हो रहा है। सर्किट आपको पता ही है, उसमें हमने देख लिया था कि बैटरी पॉजिटिव टू नेगेटिव की ओर जा रही है, और सेल और बैटरी भी आपने देख ही लिया कि जो सिंगल हो तो सेल। मेरे यहाँ कोई आता था दुकान पे तो मैं पहले यही पूछता था, सेल और बैटरी में अंतर जानते हो? बड़ा वाला इज पॉजिटिव, छोटा वाला इज नेगेटिव। इधर जा रहा है करंट कि इधर जा रहा है? हाँ, ये वाला सही बनाया मैंने, है ना, ये नहीं बनाया, क्योंकि करंट पॉजिटिव की ओर से निकलेगी। रेजिस्टेंस और रियोस्टेट। रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी टू अपोज द फ्लो ऑफ करंट या फ्लो ऑफ चार्ज। इसके अंदर करंट जा रही है, यहां पे करंट को हमने किससे दिखाया? आई से, करंट आई से दिखाते हैं। अब ये चाहेगा कि मत जाओ, मत जाओ मेरी जगह से, तो ये कुछ ना कुछ अपोज प्रोवाइड करेगा, कुछ ना कुछ रेजिस्ट करेगा। अब तो देखो, पहले 10th में रेजिस्टेंस नया वर्ड लगता था, अब तो सबको इंग्लिश भी आती है, तो रेजिस्टेंस तो पता ही है ना कि उसको, इसके फ्लो को अपोज करना, अपोज द फ्लो, या फिर रेजिस्ट, रेजिस्ट कर रहा है, नहीं मत करो यार, आज नहीं। दिस इज नोन एज रेजिस्टेंस। किससे दिखाते हैं हम इसको? दिखाते हैं आर से। तो अब ये ऐसे सिंबल है हमारा रेजिस्टेंस का। तो ये रेजिस्टेंस कुछ भी हो सकता है, 5 ओम, 10 ओम, 20 ओम, जितने ओम का रख सकते हैं। वहीं दूसरी ओर एक और चीज होता है रियोस्टेट। रियोस्टेट का मतलब है वेरिएबल रेजिस्टेंस। इसका सिंबल कैसे है? रेजिस्टेंस का तो आपने देख लिया, ये है। रियोस्टेट क्या है? वेरिएबल रेजिस्टेंस है, ये रहा। वेरिएबल रेजिस्टेंस का क्या कहानी है? इसका सिंबल कुछ ऐसे है, ऐसे कह लो, या फिर ऐसे भी करते हैं। ये क्या है? वेरिएबल रेजिस्टेंस, या फिर इसी का नाम क्या है? रियोस्टेट भी इसी का नाम है। ये क्या है? अपने अकॉर्डिंग, मतलब वोल्टेज की सप्लाई हमने कुछ चेंज नहीं की। पहले मुझे ओम्स लॉ लेकिन बताना चाहिए था इसके लिए, लेकिन कोई नहीं, वेरिएबल रेजिस्टेंस ऐसे बताता हूँ कि एक ही चीज है, जब मन करे इसी को 5 ओम बना लो, इसी को 10 ओम बना लो, इसी को 20 ओम बना लो, कुछ आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है। ये चेंज क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें क्या वेरी करना है? करंट। वोल्टेज की सप्लाई कांस्टेंट है, और अगर हमें करंट चेंज करना है, देखो V इक्वल टू आई आर एक फॉर्मूला है ओम्स लॉ, जो कि अभी मैं बताने वाला हूँ। अगर वोल्टेज सप्लाई कांस्टेंट है, यानी कि इसको चेंज करोगे ये चेंज होगा, इसको चेंज करोगे ये चेंज होगा, है ना, ये तो हमें कांस्टेंट ही वैल्यू रखनी है। लेकिन हमें, अब देखो वेरिएबल रेजिस्टेंस हमें क्या करना है? वोल्टेज कांस्टेंट रखना है, लेकिन करंट को हम रेगुलेट कराना चाहते हैं। यहां तक आ रहा होगा ना? हाँ, करंट चेंज बाय चेंजिंग रेजिस्टेंस। हम चाहते हैं कि इस हमारे सर्किट में करंट को हम चेंज करें, लेकिन बार बार करंट को चेंज करने के लिए फिर से क्या करना पड़ेगा, या फिर अलग रेजिस्टेंस लगाओ, है ना। तो हमने ये डिवाइस लगा दिया वेरिएबल रेजिस्टेंस, जिससे कि अब अगर हम रेजिस्टेंस को जैसे जैसे चेंज करते जाएंगे, करंट हमारा उतना रेगुलेट हो जाएगा। तो करंट जब कम चाहिए तो रेजिस्टेंस इतना कर दिया, करंट ज्यादा चाहिए तो रेजिस्टेंस इतना कर दिया। दिस इज नोन एज वेरिएबल रेजिस्टेंस। नाम से दिख रहा है, हम वेरी कर सकते हैं। ये होता कैसे है? अगर आप कभी फिजिक्स लैब गए हो तो आपने देखा होगा, ऐसे रेजिस्टेंस बॉक्स होता है, आरबी लिख दे रहा हूँ, इसमें छोटी छोटी वो लगी होती है, ऐसे पिन टाइप की। तो ये मान लो 1 ओम है, 2 ओम है, 5 है, 10 है, 15, 20, ऐसे यहाँ पे लिखा होता है। तो उसमें क्या होता है कि मान लो जैसे आपको 3 ओम का बनाना है रेजिस्टेंस, तो ये वाला और ये वाला पिन निकाल के बाहर रख दो, तो अब ये 3 ओम का बन जाता है। मान लो आपको 8 ओम करना है, तो 5 वाला भी निकाल देना, तो अब ये 8 ओम का रेजिस्टेंस बन गया। ये रेजिस्टेंस बॉक्स फिजिक्स में आपने देखा होगा, फिजिक्स लैब में। ये कहानी है किसकी? रेजिस्टेंस, वेरिएबल रेजिस्टेंस की। अब देखते हैं सबसे बढ़िया चीज जो है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहता है? V इज प्रोपोर्शनल टू I। रूल क्या कहती है? जैसे ये प्रोपोर्शनलिटी हटेगी, एक कांस्टेंट आता है, इक्वल टू का साइन लगाने के लिए एक कांस्टेंट साथ में मल्टीप्लाई करना पड़ता है। यहाँ पे हमने किया R, V इक्वल टू आई आर, दिस इज द
वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, V इक्वल टू आई आर। जैसे जैसे आप वोल्टेज की सप्लाई बढ़ाओगे करंट हमारा बढ़ेगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अच्छा, मैं अपने टाइम पे इसे इन्वर्सली समझता था, मुझे लगता था कि जैसे A डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B और A इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इन्वर्सली के लिए हमें क्या लिखना होता है, A इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू B, ऐसा लिखते हैं। डायरेक्टली का मतलब है ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये घटेगा तो ये भी घटेगा। इन्वर्सली मतलब सीधा इन्वर्स, ये आदमी बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये वाला घटेगा तो ये वाला बढ़ेगा। तो ये लोग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एक बढ़ेगा दूसरा भी बढ़ेगा। कांस्टेंट आ गया V इक्वल टू आई आर। ये क्या कहा था, लेकिन एक कुछ ना कुछ हम जब रूल बनाते हैं तो कुछ ना कुछ एजम्पशन लेके चलते हैं, कुछ ना कुछ कंडीशन होती है। तो ओम्स लॉ में भी जो एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है वो क्या है कि ये बात उसने कहा, प्रोवाइडेड इट्स टेम्परेचर रिमेन्स द सेम। क्योंकि जब आप टेम्परेचर अगर चेंज करोगे तो देखोगे कि रेजिस्टेंस भी चेंज हो रहा है। इसलिए ओम्स लॉ ने बताते हुए ये कह दिया था कि ऐसी सी बात है V इक्वल टू आई आर, लेकिन द टेम्परेचर रिमेन्स कॉन्स्टेंट, टेम्परेचर रिमेन्स कॉन्स्टेंट। ये एक इंपॉर्टेंट एजम्पशन थी ओम्स लॉ की। बाकी सारी चीज़ें हमने देख लिया। अब यहाँ वेरिएबल रेजिस्टेंस फिर से अगर हल्का सा देख लूँ कि वोल्टेज कांस्टेंट रखना था, यहाँ पे मैं लिख दिया वोल्टेज कांस्टेंट रखना चाहिए था, और करंट को हम रेगुलेट कराना चाहते थे। तो करंट कैसे रेगुलेट होगा, विथ हेल्प ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस हम चेंज करते गए, इसको खिसकाते गए, इसका सिंबल भी यहाँ देख लिया, हो गया काम। अब दो चीज़ होती है, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर। कंडक्टर नाम पता ही है, इंसुलेटर भी पता ही है, सेमीकंडक्टर भी पता है, जो आधा कभी कभी कंडक्टर की तरह बिहेव करे, कभी कभी इंसुलेटर की तरह बिहेव करे। कंडक्टर क्या रेजिस्टेंस ऑफर ही नहीं करता, करता है, बहुत कम करता है, ऑफर्स लेस रेजिस्टेंस। जब रेजिस्ट कम कर रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा करंट इसमें पास हो जाएगी, लेस रेजिस्टेंस यानी कि करंट विल फ्लो, इट विल स्टार्ट कंडक्टिंग द इलेक्ट्रिसिटी, दिस इज नोन एज कंडक्टर। और वी कैन से अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से कंडक्ट करता हो। इंसुलेटर क्या है, ऑफर्स, ये क्या करेगा, लार्ज रेजिस्टेंस, ये जाने नहीं देगा, खूब रेजिस्ट करेगा, तो इसमें करंट फ्लो ही नहीं होगा, ये एक इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा, या फिर पुअर कंडक्टर कह लेना। यहां तक बात क्लियर हो गई। अब ये रेजिस्टेंस किन चीजों पे डिपेंड करता है, R इक्वल टू रो L बाई ए। होता क्या है, रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल है लेंथ के। इस वायर की जितनी लंबी लेंथ होगी उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, पहला। दूसरा, R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। कौन सा एरिया है ये, क्रॉस सेक्शन एरिया। क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होता है, ये पाइप है, ऐसे मान लो, ये इसको बोलते हैं हम क्रॉस सेक्शन एरिया। जहां से ये जाएगा ना, इसको, ये 3D दिख तो रहा होगा ना, ऐसे, इसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया। यानी कि क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, ये एरिया ऑफ अ सर्कल। इस वक्त अगर ये वाला हम निकालते हैं, यहां से मान लो ये एरिया हमें चाहिए, इस बॉडी के ऐसा लपेटा हुआ जो चीज़ है, मान लो डोसा खा रहे हैं शादी वादी में, ऐसे लपेट के देता है, ये वाली चीज़ है, क्या होगी, ये वाली, दिस इज नोन एज लिटरल सरफेस एरिया। और इसको LS से या फिर कर्व सरफेस एरिया, और इन दोनों को भी जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया। तो हमें ये सब नहीं लेना, हमें लेना है सिर्फ और सिर्फ क्रॉस सेक्शन एरिया, यानी कि इसे बोलते हैं हम, जिधर से चीज़ जा रही है। यानी कि ये क्या है, एरिया ऑफ अ सर्कल होगा इस केस में। मान लो आपकी वायर ऐसी होती तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपका क्या हो जाएगा, रेक्टेंगुलर। ये तो सिंपल चीज़ है। अब इन्हीं दोनों को एक साथ वो कर दिया तो क्या हो गया, R प्रोपोर्शनल टू L बाई ए। रूल क्या कहता है, जैसे ही प्रोपोर्शनलिटी हटेगी एक ना एक कांस्टेंट लगेगा। कांस्टेंट क्या लगा, रो। फॉर्मूला क्या बन गया हमारा, R इक्वल टू रो L बाई ए। R इज अ रेजिस्टेंस, L इज अ लेंथ ऑफ द वायर, A इज अ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड रो इज अ रेजिस्टिविटी। इसको रो पढ़ते हैं, इसको रेजिस्टिविटी कहते हैं, रेजिस्टिविटी। ये एक प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल है। तो रेजिस्टेंस आप कैसे चेंज कर ले रहे हो, लेंथ बढ़ा दो, एरिया घटा दो, इस हिसाब से है ना। लेंथ बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा। एरिया घटाओगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। रो क्या बढ़ सकती है कि नहीं, रो एक प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल है, मतलब रेजिस्टिविटी फिक्स है। कॉपर वायर की अगर रेजिस्टिविटी इतनी है तो इतनी ही है, एल्यूमिनियम की रेजिस्टिविटी इतनी है तो इतनी है। रेजिस्टिविटी इस मटेरियल की प्रॉपर्टी हुई है, उस मटेरियल की है। इसकी रेजिस्टिविटी जितनी है उतनी ही रहेगी, बशर्ते टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। टेम्परेचर चेंज करोगे तो छेड़छाड़ हो जाएगी। तो ये इसी फॉर्मूले पर न जाने 3 4 5 बार एक ही क्वेश्चन वो लोग बना बना के देते हैं और मजा करते हैं।
अब रेजिस्टिविटी ऑफ एलॉय ज़्यादा होगी उसके मेटल से। मान लो एक मेटल ले लेते हैं, जैसे कि हम नाइक्रोम की ही बात करते हैं। नाइक्रोम हमारे इलेक्ट्रिक हीटर में भी लगते हैं, वो तार वाले। ये किसका किसका एलॉय है? नाइक्रोम, निकल और क्रोमियम का। और भी चीज़ें हैं इसमें। तो ये इसकी रेजिस्टिविटी मान लेते हैं A है, इसकी रेजिस्टिविटी मान लेते हैं B है। अब नाइक्रोम लगा रहे हैं, इसका मतलब हम क्या क्या चाहते हैं कि ज़्यादा ज़्यादा वो रेजिस्ट करे, जिससे कि ज़्यादा हमें हीट मिलेगी। जितना ज़्यादा रेजिस्टिव होगी, जो एलॉय जो बनेगा उसकी रेजिस्टिविटी और ज़्यादा होगी इससे। यानी कि अगर मैं C कह दूँ तो C इज़ ग्रेटर देन A एंड C इज़ ऑल्सो ग्रेटर देन B। कभी यही कह रहा है कि जो एलॉय है, ये हालांकि अभी आया नहीं है, हो सकता है स्टेटमेंट बेस्ड में आ जाए, कि रेजिस्टिविटी ऑफ एन एलॉय इज ग्रेटर देन दैट ऑफ कंस्टिट्यूएंट मेटल्स। जो जो उसमें आदमी है इनसे ज़्यादा ही बनेगा, तभी तो हम बना रहे हैं ना, ताकि और ठीक रहे। एलॉय में और क्या फ़ायदा है? एलॉय डू नॉट ऑक्सीडाइज या बर्न रीडली एट हाई टेम्परेचर, फॉर दिस रीजन यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस। मेटल लगाओगे, ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज हो जाए, फिर वो जले नहीं, तुम्हें दिखे नहीं, मजा आएगा क्या? इसलिए हम एलॉय का यूज़ करते हैं। ये अगर ऑप्शन में हो तो हम कॉमन सेंस से भी लगा सकते हैं, पर पढ़ना तो ज़रूरी है। एलॉयज डू नॉट ऑक्सीडाइज रीडली एट हाई टेम्परेचर, और बढ़िया बढ़िया हमें हीट देते हैं। ये देखो यहाँ पे अगर हम एलॉय का ही देख लें, जैसे कि ये देखो रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होगी? अच्छा, हमने देखा नहीं, R इक्वल टू रो एल बाई ए। मैंने बताया आपको कुछ याद करने की तो जरूरत है नहीं। इसकी रेजिस्टेंस की यूनिट आपको पता है ओम, एल की पता है मीटर, एरिया क्या हो जाता है मीटर स्क्वायर, तो रो क्या हो जाएगा? ओम इंटू, ये उधर चला गया, ये डिवाइड में आ गया, मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर, ओम मीटर। रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या हो गई? ओम मीटर। ये हो गया ना, ओम मीटर। एक और होता है रेजिस्टेंस का उल्टा होता है कंडक्टेंस, तो उसकी यूनिट क्या हो जाती है? ओम का उल्टा, ओम का उल्टा। कंडक्टेंस की यूनिट क्या होती है? कंडक्टेंस इज अ रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? 1/ओम, या फिर इसी को कहते हैं महो, OHM है ना, इसको उल्टा पढ़ दो MHO, महो या फिर ओम इनवर्स। ये वैसे काम का नहीं है, ये शायद है। कंडक्टर्स देखो, इनकी रेजिस्टिविटी यहाँ देखते हैं। एलॉय की रेजिस्टिविटी देखो और ज़्यादा, इनकी क्या है? 10⁻⁻8 से -6 तक है। 10⁻⁸ से 10⁻⁻6 तक रेजिस्टिविटी, आपको याद नहीं करना है। एलॉय की देखो और ज़्यादा रेजिस्टिविटी हो गई, और इंसुलेटर तो रेजिस्टिव है ही, इंसुलेटर में तो जाएगा ही नहीं करंट, तो सबसे ज़्यादा रेजिस्टिविटी किसकी हुई? इंसुलेटर की, उसके बाद एलॉय की, उसके बाद कंडक्टर की। यहाँ पे इसने सेमीकंडक्टर अभी नहीं पढ़ाया, तो हम भी नहीं पढ़ते। सबसे बढ़िया कंडक्टर कौन सा हुआ? सिल्वर, उसके बाद कॉपर और एल्यूमिनियम। तो जब कंडक्टर सबसे बढ़िया सिल्वर है, तो हम घरों में सिल्वर की वायर क्यों नहीं यूज़ करते? क्योंकि हमारे बाप दादा अंबानी नहीं है, क्योंकि सिल्वर महंगा भी है। तो हम क्या करते हैं? कॉपर यूज़ करते हैं कि थोड़ा सस्ता भी हो जाए और करंट भी जाए। देखो कितना ही अंतर है, 60 और 62, थोड़ा सा अंतर है। तो अगर आप अमीर हैं तो अपने घर में सिल्वर की तार लगवा लीजिए और चोरी वोरी ना हो जाए, रात को वहीं से काट लेगा। तो कंडक्टर सबसे अच्छा कौन सा है अगर कोई पूछे तो क्या है? सिल्वर। हम यूज़ क्या करते हैं? कॉपर और एल्यूमिनियम। ये देखो इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन लाइंस में क्या यूज़ करते हैं? सिल्वर तो नहीं यूज़ करते क्योंकि महंगा है, पर कंडक्टेंस बहुत अच्छी है इसकी। कॉपर और एल्यूमिनियम के वायर हम यूज़ करते हैं। टंगस्टन, निकल, ये सब लड़के हैं ठीक ठाक से। अब एलॉय में देखो ये 3 अगर एनसीईआरटी में दिया है तो इट्स योर ड्यूटी टू रिमेंबर दीज 3। बाकी लूसेंट फूसेंट में तो खूब सब दिया है, खूब दिया है, कितना याद करोगे? इसलिए जो एनसीईआरटी में वो तो याद ही कर लो। ये जो बहुत पॉपुलर है वो याद कर लो। जैसे नाइक्रोम है, किसका किसका है? निकल, क्रोमियम, मैंगनीज और आयरन। निकल, क्रोमियम, यही दोनों ऑप्शन में ज़्यादा रहते हैं। मैंगनीज और आयरन भी डलता है, शायद थोड़ा कम डलता हो। मैंगनीन किसका है? कॉपर, मैंगनीज और निकल का। कॉन्स्टेंट किसका है? कॉपर और निकल का। नाइक्रोम तो आप याद ही रखो, इन दोनों को भी देख लेना। क्या है? कॉपर, मैंगनीज और निकल, और उसमें क्या है? सिर्फ कॉपर और निकल। इंसुलेटर पता है, ग्लास एक इंसुलेटर है, रबड़ है, डायमंड है, पेपर है, इन सब में करंट कहीं जाएगी नहीं। ये लोग कौन है? इंसुलेटर। इलेक्ट्रिक बल्ब में कौन सा यूज होता है? ये जो फिलामेंट होता है वहां पे यूज होता है टंगस्टन। बहुत बारे क्वेश्चन आता है, यहां से 4-5 क्वेश्चन हमने देख लिया। सबसे बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कौन हुआ? सिल्वर, पर यूज नहीं करते हैं, ठीक है कोई बात नहीं। इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन लाइंस पे कौन सा यूज करेंगे? कॉपर, या फिर उसके बाद एल्यूमिनियम। वो जो इलेक्ट्रिकल हीटर होता है उसमें क्या यूज करते हैं? नाइक्रोम। नाइक्रोम क्या है? एक एलॉय।
क्या क्या उसके अंदर वो है अपने एलिमेंट्स, तो निकल है, क्रोमियम है, मैंगनीज है, इट इज नॉट मैग्नीशियम, मैग्नीशियम इज Mg, इट इज मैंगनीज, इट इज Mn, एंड आयरन मेटल्स, आयरन को दिखाते हैं Fe से, इसका लैटिन नेम है फेरम, Ferrum। एक और इंपॉर्टेंट है सोल्डर, सोल्डरिंग करते हैं ना जिससे वेल्डिंग होती है, सोल्डरिंग मैकेनिकल वालों को पता होगा, वैसा नहीं पता होगा, हम लोग सोल्डरिंग नहीं करते, हम लोग वेल्डिंग करते हैं। सोल्डर क्या है, लेड और टिन है, लेड और टिन से हम सोल्डरिंग करते हैं। सोल्डरिंग छोटी चीज़ों के लिए, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह में है, मान लो वो जो ईयरफोन का वायर टूट जाए तो उसको से लेके एक यहाँ सा वैक्स लेते हैं, जैसे अपने यहाँ वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड यूज़ करते हैं, तो उसको ऐसे वायर टाइप का डाल के और ऐसे करके, देखा ही होगा यार, जितनी पीसीबी होती है, मिनी ये सब छोटी छोटी सर्किट है, उसमें सोल्डरिंग करते हैं, कम टेम्परेचर पे काम करते हैं। तो लेड और टिन से ये बना होता है। ये चार बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है आपके एलॉय के कंस्टिट्यूएंट्स विच यू मस्ट रिमेंबर इन ऑर्डर टू फेच मार्क्स इन योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो ये हम एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं, इस पे ये पूछता ही रहता है। अ वायर ऑफ गिवन मटेरियल हैविंग लेंथ L, ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A। कुछ नाटक नहीं करना, ये लोग कोई टफ न्यूमेरिकल नहीं बनाते हैं कि आपको कर्व लेना है कि वो लेना, चुपचाप जो बोले एरिया ले लेना। एरिया हमेशा क्रॉस सेक्शन लेना, हो सकता है कभी डायमीटर दे दे, रेडियस दे दे, तो पाई r स्क्वायर निकाल लेना। रेजिस्टेंस 4 ओम का है, यानी बात उसने साफ खेल दी, R इस रो L बाई होता है, ये तो हमें पता ही है, 4 ओम है। पीछे लिख लूँ क्या 4, चलो यहीं लिख लेता हूँ, यानी कि पहली इक्वेशन उसने दे दी और कुछ नहीं दिया। L इज L, A इज A, 4 ओम। What would be the resistance of another wire of the same material? अब सेम मटेरियल से क्या मतलब है कभी का, कि रो सेम रहेगी, रेजिस्टिविटी सेम रहेगी। नया रेजिस्टेंस बताना है, अगर लेंथ L/2 हो जाए और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इतना हो जाए, सॉल्व कर लेना। अब ऐसे क्वेश्चन के लिए हम क्या करते हैं कि पहला लिख के दूसरा हम R2 ले सकते हो या तो R' ले सकते हो, पर अब R2 से थोड़ा वेरिएबल ज़्यादा ना हो, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, R' लेने में मज़ा आता है। R' मतलब एक नया रेजिस्टेंस, L' मतलब नई वाली लेंथ, A' मतलब नया वाला लेंथ, ऐसे क्वेश्चन में और कट पिट के आंसर आ जाता है। तो रो इंटू L' अपॉन A', यही तो होगा, और तो कुछ होगा नहीं। अब रजिस्टिविटी तो सेम ही है, नया लेंथ क्या है L/2, यहाँ लिख दो L/2, एरिया क्या है 2A, A' यानी नया एरिया क्या है 2A, इतनी सी बात। इसको सॉल्व कर लो, क्या हो गया 1/4 रो L/A, रो L/A की वैल्यू क्या दे रखी है 4, आंसर क्या हो गया 1/4 इंटू 4 दैट इज 1 ओम। कोई दिक्कत परेशानी हुई नहीं। व्हाट वुड बी द रेजिस्टेंस, द न्यू रेजिस्टेंस विल बी 1 ओम। या फिर मान लो पूछ ले कि कितने टाइम्स हो गया है, तो R' क्या हो जाता है 1/4 ऑफ रो L/A की जगह आप R रख देना पुराना वाला, तो R, तो ये पता चल जाएगा कि नया रेजिस्टेंस क्या है, पुराने वाले का 1/4 हो गया है। कई बार परसेंटेज पूछ लेते हैं तो बता देना इतने % घट गया है। सब झूठ मूठ का एक ही नाटक है, एक ही क्वेश्चन है इसमें आता है, यही R इक्वल टू रो L/A, और कुछ नहीं आता है। बस ध्यान रहे कि जब तक वो सेम है, क्या मटेरियल, मान लो कॉपर के वायर है तो उसकी रजिस्टिविटी सेम ही रहेगी, रेजिस्टेंस चेंज हो सकता है बिकॉज रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन लेंथ एज वेल एज ऑन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, but the resistivity will remain same if you are not changing the temperature. अब रेजिस्टेंस की ये छोटे मोटे न्यूमेरिकल सीरीज और पैरेलल के, अब देखो एक चीज़ याद कर लो, ये बेसिक्स है, जिसने बेसिक याद कर लिया उसको हमेशा क्वेश्चन हो जाएगा। अब ये सर्किट हमने देखा था कुछ देर पहले, ये हमारी बैटरी है, ये हमारा स्विच है, और यहाँ से करंट निकला, ये एमीटर है, 3 रेजिस्टेंस हमने सीरीज में लगा रखा है, R1, R2, R3। सीरीज में जो सबसे बढ़िया चीज़ जो आपको सबसे पहले याद करनी है वो है कि करंट सेम रहेगा और वोल्टेज डिवाइड हो जाती है। मतलब ये यहाँ से जो करंट जा रहा है, यही करंट R1 में भी जा रहा होगा, यही करंट R2 में भी जा रहा है, यही करंट R3 में भी जा रहा है, यही करंट यहाँ से निकल के आई वापस अंदर घुस जा रहा है। ठीक, और देखो यहाँ पे आपको दिख भी गया मीटर किस में लगा है, सीरीज में, और वोल्टमीटर कैसे लगाया हुआ है, देखो पैरेलल में, इनके पैरेलल में है ना, पैरेलल मतलब समझ ही रहे हो ना, ऐसे ऐसे, ये तो अब ये नहीं बताऊंगा यार, इतना तो पता है सभी को। और वोल्टेज क्या हो रहा है, डिवाइड हो गई। मान लेते हैं कि यहां से ये V वोल्टेज निकला होगा, तो ये देखो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो V1 था, इसके अक्रॉस V2 था, इसके अक्रॉस V2 था, क्योंकि सीरीज में करंट सेम है। इसके अक्रॉस करंट अगर I1 है तो यहाँ भी I1 जा रहा है, यहाँ पर I1 जा रहा है,
पर अगर पोटेंशियल की बात करें तो इसमें V1 जा रहा है, इसमें V2 जा रहा है, इसमें V3 जा रहा है, वो डिवाइड हो चुका है। ओरिजिनल हमने क्या भेजा था V, यानी कि रूल कहें जो V पोटेंशियल था वो असल में अब 3 लोगों में बंट चुका है। और बंटने से मुझे एक शेर याद आता है कि चाहते तो बांटते उम्र भर फूल उस, चाहते तो बांटते फल उस पेड़ का, पर भाइयों ने काट कर लकड़ियां ही बांट ली। ठीक है, वोल्टेज जो V था वो अलग अलग डिवाइड हो गया, यानी कि V1, V2, V3 पोटेंशियल जोड़ेंगे तो आपको ओरिजिनल वाला पोटेंशियल मिल जाएगा, बिकॉज इट हैज डिवाइडेड। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे आता है इसमें, सबको जोड़ देना है, R1 प्लस R2 प्लस R3, सिंपल। 5 ओम प्लस 10 ओम प्लस 15 ओम विल गिव यू द फाइनल ओम। ओम से मुझे एक और याद आता है, मेरे क्लास में एक लड़के से सर ने लिखवाया ब्लैक बोर्ड पे, उसका नाम था आदर्श शुक्ला, कि ओम रेजिस्टेंस की यूनिट, तो हम लोगों ने तो बता दिया ओम ओम, उसको लिखवाया लिख लिख लिख, तो ऐसे लिख के आया ओम। ठीक है, तो ये कहानी थी सीरीज की। वहीं पैरेलल में क्या होगा, जो उसमें वो एक का याद कर लिया उसका उल्टा कर देना, इसमें क्या होगा, वोल्टेज सेम होगा और करंट डिवाइड हो जाएगा। ये देखो, यानी कि यहां से आपने अगर V दिया है, जो वोल्टेज इसमें है वही वोल्टेज इसमें है, वही वोल्टेज इसमें है, लेकिन करंट अब डिवाइड हो चुका है। मान लेते हैं आपने I करंट भेजा था, तो इसमें I1 गया होगा, इसमें I2 गया होगा, इसमें I3 होगा, यहां से आपने I भेजा है, और जो करंट है वो डिवाइड हो चुका है। यहाँ किरचॉफ लॉ तो लगाना नहीं है, ये सिंपल करंट डिवाइड हो गया, वोल्टेज सेम है। ये बेसिक मैं क्यों बता रहा हूँ, बेसिक की जरूरत है, बहुत सारे क्वेश्चन हो जाते हैं ऐसे ही बिना कुछ किए। वोल्टेज तीनों में सेम है, वोल्टेज रिमेन सेम इन अ पैरेलल एंड द करंट डिवाइड, तो हो तो गया। और वोल्टीमीटर किस में लगेगा, पैरेलल में। अमीटर किस में लगेगा, सीरीज में। इसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, ऐसे 1/RP, R पैरेलल लिखा है, R इक्विवेलेंट आप लिख सकते हो उसको, 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू ये 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अब अगर कई बार दो ही रेजिस्टेंस होता है तो कुछ लोग जल्दी करने के लिए एक फॉर्मूला याद कर लेते हैं, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है, विथ प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। ये R1 है, ये R2 है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का खेल क्या कहता है, 1/R1 प्लस 1/R2। तो कुछ लोग उसको थोड़ा जल्दी करने के लिए एक फॉर्मूला बना लेते हैं, जो कि ठीक है, किसी को करना हो तो कर लो। एलसीएम ले लेना, क्या हो जाएगा, R2 प्लस R1 अपॉन R1 R2, उसको रेसिप्रोकल कर लेना। तो अगर दो हो तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए कुछ लोग जल्दी से ये फॉर्मूला याद कर लेते हैं, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। किसी को याद करना हो तो ठीक, नहीं तो वो तो याद है ही, क्या करोगे याद करके, न्यूमेरिकल लगाते लगाते याद हो ही जाता है वैसे तो। अब देखो मजेदार क्या है इन दोनों में, सीरीज या पैरेलल। आपके घर में कौन सा लगा है, सीरीज या पैरेलल? हम सभी के घर में पैरेलल लगता है। काहे लगता है, क्योंकि सीरीज में एक डिसएडवांटेज है। क्या डिसएडवांटेज है, अगर एक कंपोनेंट फेल हुआ, सर्किट आपकी वहीं ब्रेक कर जाएगी और कुछ काम नहीं करेगी। ये देखो, यहां मान लेते हैं करंट जा रही थी, अच्छा जब तक करंट सर्किट कंप्लीट नहीं होगी चलेगा नहीं। मान लेते हैं इस R1 में कुछ खराबी आ गई, इसका तार टूट गया, अब करंट तो यहीं तक आ गई, यहाँ तार टूटा हुआ है, आगे जाएगी ही नहीं। तो खराब ये है, लेकिन ना आपके ये जल रहा है ना ये जल रहा है, क्यों, सर्किट ही कंप्लीट नहीं हो पा रही है। पैरेलल के केस में क्या, मान लो ये वाला खराब है, तो ये वाला खराब है तो तुम खराब रहो, उससे क्या मतलब, ये वाला अपना जा रहा है, सर्किट कंप्लीट कर रहा है, मजा पा रहा है। ये वाला करंट अपना जा रहा है, सर्किट कंप्लीट कर रहा है, चल जा रहा है। तो सीरीज की यही दिक्कत है कि अगर एक भी कंपोनेंट खराब हुआ, जिसका सबसे प्यारा एग्जांपल कौन सा, अपना फेरी लाइट, हम लोग झालर कहते हैं वैसे, दिवाली के टाइम जो हम लोग झालर लगाते हैं, तो उसमें जैसे एक नहीं जल रहा है, ये ऐसे एक नहीं जल रहा है, तो फिर आगे वाली सारी नहीं जलती। पर अब मैं देख रहा हूँ कि अब नए तरीके के झालर आने लगे हैं, उसमें जलते हैं यार। एक पहले वाइट कलर का होता था एक, उसको हम लोग मास्टर कहते थे, मास्टर, वो लगाओ तो कुछ जलने लगता था या कुछ होता था उसमें, मास्टर लगाने में वाइट वाला मास्टर होता था। अब तो कई तरीके का आ गए, पर सीरीज में लगाने में यही घाटा है, एक स्टॉप करेगा, सर्किट आपकी ब्रेक हो जाएगी, कुछ चल नहीं पाएगी। दैट इज व्हाई वी प्रेफर पैरेलल। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट से आप ज़्यादा देर दोगे तो हीट भी मिलेगी, और उस हीट से चाहे जो तुम ये बल्ब ले लो, चाहे तो ऐसे हीटर ले लो, ठंडी में सब चलाते हैं,
और बिजली का मीटर छेड़छाड़ करके चलाते हैं। H इक्वल टू VIT, VIT एवरीवन नोज, वेल्योर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, मैंने तो इसीलिए याद किया था। H इक्वल टू VIT, हीट है, देखो वेल्योर वैसे ही नीचे है, गर्मी गर्मी, हीट, VIT वेल्योर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। कोई VIT का हो तो बताना कमेंट करके। तो H इक्वल टू VIT और V इक्वल टू IR आपने बचपन में पढ़ा है, अभी पढ़ा है ओम्स लॉ। यहाँ पे IR डाल दो, एक ही फॉर्मूला याद रखो, बाकी ऑटोमेटिक हो जाता है। यहाँ पे IR जैसे ही डाला तो क्या हो गया, IR और IT पहले से है तो I स्क्वायर RT हो गया, H इक्वल टू I स्क्वायर RT हो गया। दोनों याद करने की जरूरत ही नहीं है, V इक्वल टू IR डाल लेना वहीं पे। अगर मान लो रेजिस्टेंस गिवन हो तो समझ जाना, एक ही याद कर लो बस, H इक्वल टू VIT। दिस इज नोन एज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, ठीक है, इन्होंने दिया होगा इसलिए जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। अच्छा, अब अगर हम इसमें ये देखें, हमने शायद किसी की यूनिट छोड़ दी क्या, नहीं छोड़ी है, ठीक है। हीट की यूनिट क्या होती है, जूल। ठीक, इसकी यूनिट हो गई जूल। एप्लीकेशन क्या है, लॉन्ड्री आयरन। हम बिजली वाला जो प्रेस लगाते हैं घर में, तो वो इलेक्ट्रिसिटी से ही हीट मिल रही है, उसको हम ऐसे रगड़ एकदम बढ़िया क्रीज बना रहे हैं। टोस्टर गर्म करके हीट दे रहा है, ओवन, जहां भी हीट मिल रही है बिजली से, सब क्या है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, व्हिच फॉर्मूला वी हैव टू यूज, H इक्वल्स टू VIT। क्वेश्चन यही कहेगा इतने टाइम तक इतने वोल्टेज और इतने करंट गया, वोल्टेज इतना गया, करंट इतना गया, इतना गया, तो बताओ हीट कितनी आएगी। या फिर कहेगा कि हमारा जो प्रेस था उसका रेजिस्टेंस इतने था, करंट इतना जा रहा था, इतने टाइम के लिए गया, बताओ कितनी हीट आएगी। मल्टीप्लाई करके रख देना। केटल है, गर्म पानी वाला, हीटर है, लाइट भी प्रोड्यूस कर लेता है, इलेक्ट्रिक बल्ब जो है। अब बल्ब में कौन सा हम फिलामेंट कौन सा यूज करते हैं, किस उसका कौन सा मेटल, टंगस्टन। टंगस्टन का सिंबल शायद W है और इसका लैटिन नेम शायद वॉल्फ्रैम है, मैं अभी धुंधली सी मेमोरीज हैं, पर यही होगा। मेल्टिंग पॉइंट इसका देखो बहुत ज़्यादा है, 3380 डिग्री सेल्सियस, तो मेल्ट नहीं होगा। आप उसमें बिजली देते जाओ, करंट देते जाओ और वो आपको और हीट देता जाएगा, हीट देता जाएगा, मेल्ट नहीं करेगा। इसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है, इस वजह से आपको बढ़िया लंबे टाइम तक चलेगा। क्या है, टंगस्टन। अच्छा, ये जो बल्ब है इसमें गैस कौन सी डालते हैं, कितना बढ़िया बन गया है। इसमें गैस ऐसी डालेंगे, हम इनएक्टिव गैस डालेंगे ज़्यादा कि इसमें कोई रिएक्ट ना हो, ऑक्सीडाइज ना हो, तो आर्गन मिल जाए इधर वाली, ये तो इनर्ट गैस है आर्गन, या तो आर्गन नहीं तो नाइट्रोजन सही, दोनों में जो ऑप्शन में हो वो कर देना। कोशिश करना है, नाइट्रोजन वैसे ऑप्शन में रहता है, थोड़ा इनर्ट की तरह से बिहेव करती है। पोटैटो चिप्स के पैकेट में भी कौन सी डालते हैं, नाइट्रोजन, थोड़ी सी इनर्ट की तरह ये भी बिहेव करती है, पास में ही है ना। इसका क्या है 7, अगला वाला कौन है 8, पास में ही है, ऑक्टेट कंप्लीट होने ही वाला है। तो नाइट्रोजन यूज करते हैं या तो हम आर्गन, याद है ना, कौन सी गैस यूज करते हैं बल्ब में, इन्हीं दोनों में से कोई। अब इलेक्ट्रिक फ्यूज की हम बात करें, इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या होता है कि मान लो करंट अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, इसको हम किस में लगाएंगे, सीरीज में या पैरेलल में। हमें सर्किट ब्रेक करनी है तो हम सीरीज में लगाएंगे। मान लेते हैं यहाँ से करंट जा रहा है, यहाँ मैं अगर फ्यूज लगा दूँ, फ्यूज ऐसे होता है वैसे तो, ऐसे लगा देता हूँ, ठीक है, फ्यूज। यहाँ मेरे अगर अप्लायंस लगे हैं, R1 R2 सब लोड, घर की सब चीज़ें लगी हुई हैं, वॉशिंग मशीन, ये सब AC वेसी सब लगा है दबा के, ये हमारा है फ्यूज़। अचानक से करंट ज़्यादा हो जाए तो इसके कनेक्शन के जो वायर्स हैं, इसका एप्रोप्रिएट मेल्टिंग पॉइंट, थोड़ा सा मेल्टिंग पॉइंट ठीक ठाक से रखेंगे कि अगर जैसे ही ज़्यादा करंट हो, थोड़ी सी ज़्यादा हीट होगी, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और ये पिघल जाए। अब ये जब पिघल जाएगा तो यहाँ सर्किट ब्रेक हो जाएगी। जब सर्किट ब्रेक हो गई, सारी की सारी चीज़ें काम ही नहीं करेंगी, आपके एक भी चीज़ यहाँ डैमेज ही नहीं हुआ। डैमेज क्या कर लिया, फ्यूज़ ने खुद को, अपनी मेल्टिंग जो फ्यूज़ की जो वायर है उसकी मेल्टिंग पॉइंट कोई कहे बहुत ज़्यादा होगी, ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है, कम होगी ना यार, कम होगी ताकि वो मेल्ट कर जाए, सर्किट ब्रेक हो जाए, आपका कुछ खराब ना हो। दैट इज वाई इलेक्ट्रिक फ्यूज हैज़ टू बी यूज्ड इन सीरीज एंड इट शुड हैव एप्रोप्रिएट मेल्टिंग पॉइंट, यानी इतना ज़्यादा नहीं रखना है, बस इतनी सी बात है। चीनी मिट्टी का ये बनता है, उसका जो कवर होता है, ठीक है। रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर, यानी कि P इक्वल टू रेट ऑफ डूइंग वर्क बाय टाइम। रेट का मतलब ये हो गया टाइम से, टाइम तो आएगा ही, वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। वर्क डन यानी कि यूनिट क्या होगी, जूल, टाइम क्या होगी सेकंड, यानी जूल पर सेकंड इज नोन एज वॉट।
वर्क और एनर्जी सेम ही यूनिट है, जूल, ये हो गया। यानी जूल पर सेकंड को ही हम क्या कहते हैं, वॉट, ये रिप्रेजेंट करते हैं डब्ल्यू से, यूनिट क्या हो गया इसकी, वॉट। लेकिन वॉट एक बहुत ही छोटी यूनिट है। ये मान लो ऐसा है कि आपको नापना है यहाँ से चांद तक, और सेंटीमीटर मान लो ऐसा यूनिट होती, तो सेंटीमीटर में क्यों नापते, हम कोई बड़ी यूनिट कंसिडर करते कि भाई जल्दी से नाप लो। तो उससे बड़ी यूनिट क्या है, किलोवाट। भाई 1000 वाट को क्या कह दिया, 1 किलोवाट। तो घर भर में भी हम अगर जब देखते हैं कितना है, तो कोई कहता है हमारे यहाँ 1 किलोवाट की है, किसी के यहाँ 2 किलोवाट की है, किसी के यहाँ ट्रांसफार्मर लगा है, कोई वो है फैक्ट्री वैक्ट्री है तो ज़्यादा किलोवाट की है। किलोवाट इज़ अ गुड यूनिट, इसलिए कमर्शियल यूनिट में हम कौन सी कंसिडर करते हैं, वाट नहीं, किलोवाट कंसिडर करते हैं। वाट बहुत ही छोटी यूनिट है, बहुत ही छोटी है, मज़ा नहीं आता। ठीक है, अच्छा इसको हम ये भी कह सकते हैं रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एनर्जी, क्योंकि वाट का मतलब क्या है, एनर्जी। तो किस रेट से आपकी एनर्जी कंज्यूम हो रही है, इसको भी हम पावर कह सकते हैं। और पावर का एक और बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला P इक्वल टू वी आई। यहाँ हम क्या खेल रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी। सारे फॉर्मूले हमें किस में रखना ज़्यादा सही है, वोल्टेज, करंट, रेजिस्टेंस, इन्हीं सब लोगों में। अब कोई लोग V को आई आर कहते हैं, ओम्स लॉ में पढ़ा, यहाँ ला के डाल देना, तो आई आर इंटू एक आई पहले से, आई स्क्वायर आर हो गया। कुछ लोग कहते हैं नहीं मैं आई को, अच्छा V इक्वल टू आई आर है तो आई को V बाय आर भी लिख सकते हैं ना, तो आई की जगह डाल देना, तो क्या हो जाएगा, V स्क्वायर बाय आर। जो फॉर्मूला में दिया हो वो एक ही बेसिक याद करना है, कौन सा याद कर लो, P इक्वल टू वी आई, वोल्टेज इंटू करंट, और H इक्वल टू वी आई टी हमने पहले ही याद कर लिया था। अब अच्छा ये आया कैसे, अगर किसी को ये भी देखना है तो ये देख लो, P इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम टेकन है एज पर द डेफिनेशन। W क्या था, V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू था। W क्या हो गया, V इंटू क्यू, W की जगह रख दो V इंटू क्यू, ये देखो रख दिया इसने, V इंटू क्यू बाई टी। क्यू बाई टी क्या होता है, पहला फॉर्मूला I, तो V इंटू आई हो गया। कुल मिला के कुछ नहीं जानना है, पावर इक्वल टू V इंटू आई। अब यही 1 किलोवाट अगर 1 घंटे तक चले तो कितनी एनर्जी निकलेगी, 1 किलोवाट इंटू आर, ऐसा समझ लो। तो यानी कि 1000 वाट इंटू आर, एक आर का मतलब इतने सेकंड, मल्टीप्लाई कर दिया, क्या हो गया 3.6 10⁶ जूल। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि 1 किलोवाट आवर का क्या मतलब है, कितनी एनर्जी है ये, 3.6 इंटू 10⁶ जूल। ठीक है, ये भी आप देख सकते हो, 1 आवर का मतलब ये 3600 सेकंड कैसे आया, 60 मिनट लिख देना, 1 मिनट में 60 सेकंड होता है तो उसको फिर 60 सेकंड लिख देना, 36 और 2 जीरो और इतने सेकंड हो गया। तो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला P इक्वल टू वी आई। बाकी मान लो क्वेश्चन में तो आपको रेजिस्टेंस दिया है और वोल्टेज दिया है, तो पहले V इक्वल टू आई आर से रेजिस्टेंस निकाल लेना, यहाँ पे डाल देना, या फिर ये फॉर्मूला यहीं पे रीअरेंज करके इनमें से जो फॉर्मूला आपको सेट बैठे उसका न्यूमेरिकल लगा लेना है, बस यही काम करना है। अच्छा न्यूमेरिकल की एक और ट्रिक, जैसे कभी कभी क्वेश्चन में आप नहीं समझ पाओगे कि ये क्या दिया है ना, इतने टफ न्यूमेरिकल तो आते नहीं है, वन लाइनर ही आते हैं, लेकिन फिर भी जो हम लोग यूज़ करते हैं यूनिट से पहचानना। मान लो कुछ बोला है कि इतना इतना करंट जा रहा है, या फिर इतनी इतनी चीज़ जा रहा है 5 एम्पियर का, फिर ऐसे ऐसे करके 10 वोल्ट का है और उसमें इतने वाट का काम हो गया है। तो कुछ नहीं समझ आ रहा है, लेकिन यूनिट से तो समझ आ रहा है नहीं क्या गिवन है, 5 एम्पियर का मतलब ये क्या है वैल्यू, ये करंट है। कुछ फलाना वोल्ट दिया है इसका मतलब ये आपको V दिया हुआ है, कुछ बोले इतना वॉट इसका मतलब आपको इतनी पावर गिवन है। तो विद द हेल्प ऑफ यूनिट आप सीधे देख सकते हो क्या चीज़ है। बोले कुछ ऐसे ऐसे इतनी बात हो गई, कल ऐसे लड़ाई हो गई, इतने मीटर स्क्वायर का लफड़ा था, क्या है इतने मीटर स्क्वायर, इसका मतलब ये लेंथ है क्या, हाँ एरिया है। फिर बोले ऐसी सी बात थी, ऐसे 4 लोग आए, इतनी लंबी लाठी लाए थे, मीटर, कितने मीटर। अब लाठी वाठी तो मैंने बोल दिया इसलिए पता चल जा रहा है, लेकिन आपको साफ पता चल रहा है ना कि ये लाठी इसको लोगे कि लाठी इसको लोगे। मान लो न्यूमेरिकल में कंफ्यूज हो रहे हो, इंग्लिश पढ़ के कंफ्यूज हो रहे हो कि यार ये लाठी की लेंथ है कि ये लाठी की लेंथ है, ये ज़मीन का एरिया है कि ये ज़मीन का एरिया है। तो यूनिट देखो, जो मीटर स्क्वायर है वो एरिया, जो मीटर है वो लेंथ। इस तरीके से हम लोग न्यूमेरिकल में कुछ वैल्यूज, ये तो बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें। बाकी जहाँ और दिक्कत आए, मान लो आपको स्ट्रेस स्ट्रेन में दिया हो, कुछ नहीं दिया है तो आप समझ जाओ स्ट्रेन है, न्यूटन पर mm स्क्वायर दिया है, समझ जाओ स्ट्रेस है। ये सब नाटक तो चलता रहता है। तो ये सारी कहानी हो गई। अब हम थोड़े से PYQ देखते हैं। CDS 1 2020, द रजिस्टिविटी रो ऑफ अ मटेरियल मे बी एक्सप्रेस्ड इन यूनिट्स ऑफ, आपको भी पता है ओम मीटर, मीटर नहीं तो सेंटीमीटर सही। निकाला कैसे, आप ऐसे निकाल भी सकते हैं, आपको बताया था, यहाँ ओम रख दो, यहाँ मीटर रख दो, यहाँ मीटर स्क्वायर रख दो, कट गया, ओम इंटू मीटर इज द आंसर।
CDS 1 2021, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इलेक्ट्रिक कंडक्टर। इलेक्ट्रिक कंडक्टर कौन होता है? इलेक्ट्रिक कंडक्टर वो होता है जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करे। तो देखो, एक वुडन थिन शीट, वुडन वाली चीज इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगी? नहीं करेगी। आखिर क्यों वुडन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करती? वुड क्यों नहीं करती? आपको पता है ना, कोई चीज इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कब करेगी? जब उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो। फॉर कंडक्शन फ्री इलेक्ट्रॉन्स होना जरूरी है। ऐसे वुड में ऐसे आप बिजली लगाओ तो ये नहीं चलेगा, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। तो जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी, है ना। इलेक्ट्रिक कंडक्टर कौन सा है? प्लास्टिक में भी नहीं है। आप देखो, दो चीज देख रहे हैं, डिस्टिल्ड वाटर और ह्यूमन बॉडी। वैसे तो आपको पता ही है कि ह्यूमन बॉडी में तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगी, नहीं तो आदमी करंट से मरता क्यों है। लेकिन डिस्टिल्ड वाटर आपको लग रहा है कि यार पानी में भी करती है, तो पानी में इसलिए करती है क्योंकि उसमें फ्री आयंस होते हैं। इसने क्या किया, डिस्टिल्ड वाटर एकदम साफ पानी, उसमें कोई आयंस नहीं होंगे, नो फ्री आयंस। जब कोई फ्री आयंस नहीं है तो ये भी नहीं करेगा। तो इतना टेक्निकल अगर आपको नहीं पता है, मतलब थोड़ा सा बेसिक नहीं पता है, ये तो पता है ना कि पानी में करता है, लेकिन कुछ अलग सा पानी दे रखा है ना, डिस्टिल्ड वाटर, अब इसमें नहीं करेगा। सीधा कॉमन सेंस, ये भी काट दो। ह्यूमन बॉडी में करता है और क्या है, तो सिंपल सी बात है। Who amongst the following is a pioneer in discovering the heating effect of electric current? कौन है? जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, ये रहा जूल्स, मार दो। न्यूटन साहब आपको पता ही, एक प्रिज्म वाला एक्सपेरिमेंट जिसने वो डिस्पर्शन दिया था 7 कलर्स, बैंड ऑफ 7 कलर्स। थॉमसन साहब ने दिया इलेक्ट्रॉन। प्रूडॉन किसने दिया है? गोल्डस्टीन ने। न्यूट्रॉन किसने दिया है? चैडविक ने। और न्यूक्लियस किसने दिया है? वो दिया है रदरफोर्ड ने। वी आर गिवन 3 कॉपर वायर ऑफ डिफरेंट लेंथ, डिफरेंट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है, L1 L2 L3, A1 A2 A3। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड हैव हाईएस्ट रेजिस्टिविटी? Gentlemen, please make sure the question has asked of resistivity, not of resistance. Had the question been of resistance, you must have used the formula R equals to rho L by A to calculate the respective resistance and give the correct answer. But the question have asked of resistivity. Do the resistivity of a same material changes if you are changing its length or area of cross section? No, resistivity is a property of a material. It will never change. Yes, it will change if you are changing with the temperature. All the wires would have the same resistivity. यार resistivity तो material की property है, वो कहाँ change होगी? resistance कहाँ होता तो change होता। पागल बना रहा है। CDS 2 2021 इलेक्ट्रिक बल्ब इज कनेक्टेड टू इतने वोल्ट। साफ पता चल गया यूनिट से ही। करंट इज इतना, ये तो बहुत ही सिंपल दिया है, लेकिन फिर भी पता है आप करंट इतना है। व्हाट इज द पावर ऑफ द बल्ब? सिंपल फॉर्म में हमने पढ़ा, पावर इज V इंटू आई। V है 110, I है 0.2, मल्टीप्लाई कर दिया, 0 कट गया, 22 वॉट इज द करेक्ट आंसर। वॉट आर द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ एलॉय सोल्डर? सोल्डर आपने पढ़ा ही, लेड और टिन का आदमी है। लेड इज Pb, तो इस सब में है, और टिन कौन सा है? ये रहा, लेड और टिन, शायद ठीक है, लेड और टिन यही है, Pb और टिन है Sn, TiN। An electric circuit is consisting of a cell, an ammeter and a nichrome wire of length L. If length of the wire is reduced to half, the ammeter reading. ammeter reading में क्या तब्दीली होगी? ammeter reading यानी कि क्या पूछ रहा है कवि? ammeter क्या मेजर करता है? करंट। पूछ रहा है कि करंट में क्या होगा। देख लेते हैं, जो रेजिस्टेंस में जो होगा उस हिसाब से खेल लेंगे। यानी कि पहले रेजिस्टेंस क्या था? रो L अपॉन A, ये ओरिजिनल रेजिस्टेंस था। न्यू रेजिस्टेंस अगर हम देखें R डैश, वही है, वायर तो वही है, रेजिस्टिविटी सेम रहेगी। लेंथ L/2 कर दिया, एरिया में कोई चेंज नहीं किया, मतलब आधा। मान लो वायर पहले इतनी बड़ी थी, अब काट के आधा कर दिया उसको। पूछ रहा है करंट में क्या होगा। तो वैसे ही आपको दिख रहा है कि अब रेजिस्टेंस क्या हो गया? आधा हो गया। R प्रोपोर्शनल टू L था, L आधा कर दिया, रेजिस्टेंस आपका आधा हो जाएगा। अगर इस फॉर्मूले से देखना है तो भी देख सकते हैं। R यानी कि 1/2 बाहर हो गया, रो L/A का क्या मतलब है? R, यानी कि R/2। अब रेजिस्टेंस पहले की तुलना में आधा हो गया, करंट क्या होगा? रेजिस्टेंस कम हो गया तो फीलिंग तो वैसे ही है, करंट ज्यादा हो जाएगा। डिक्रीज तो होगा ही नहीं, डिक्रीज तो होगा ही नहीं, रिमेन्स अनचेंज भी नहीं होगा, गेट्स डबल्ड। और मैथमेटिकली करना है वैसे ही देख लो। I क्या होता है? V/R।
नया आई क्या होगा, वी बाई आर। आर क्या है अब, आर बाई 2 हो गया है। वी बाई आर क्या, पुराना आई, यानी कि 2 इंटू आई। करंट क्या हो गया, डबल, है ना। वैसे ही दिख रहा है कि लेंथ आधा किया, लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, रेजिस्टेंस हो गया आधा, रेजिस्टेंस हो गया आधा, करंट हो गया डबल। मेरा रहियो ना कभी तेरा रही। सीडीएस 1 2022। व्हाट इज द करंट सीक्वेंस ऑफ रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी बतानी है। सबसे पहली बात, रेजिस्टिविटी सबसे ज्यादा किसकी थी, इंसुलेटर की, है ना। उसके बाद अलॉय की, उसके बाद कंडक्टर की, हमने वो टेबल देखा ही था। सिल्वर तो कम होगा ना, सिल्वर तो एक कंडक्टर है। ग्लास होगा, इन दोनों में से आंसर। ग्लास एक इंसुलेटर है, तो इंसुलेटर की सबसे ज्यादा होगी, उसके बाद अलॉय की होगी, उसके बाद किसी आदमी की होगी। अब उसके बाद किसकी होगी, नाइक्रोम की होगी। नाइक्रोम एक अलॉय, तभी तो हम उसमें से हीटर में लगाते हैं। पहले तो ऐसे हीटर आता था यार, देखो ऐसे करके। अब आजकल थोड़ा नया आ गया है, ब्लोअर टाइप का आ गया है। उसके बाद सिल्वर तो कितना बढ़िया कंडक्टर है, तो या अगर आप इधर से चालू करते तो इन दोनों को पा जाते, इधर से चालू करते तो इन दोनों को पा जाते, है ना। दोनों में से कोई एक चीज तो आपको पता ही है। व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस, रेजिस्टिविटी सबसे ज्यादा किसकी होगी, ग्लास की सबसे ज्यादा होगी, यानी ए इज द करेक्ट आंसर। एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट द करंट इन द सर्किट। शॉर्ट सर्किट शायद अभी नहीं पढ़ा है, शायद 9 में है, कहाँ पे है शॉर्ट सर्किट में, बताता हूँ। शॉर्ट सर्किट का मतलब होता है कि करंट आपका इंक्रीजेस हैविली हो जाता है। ये होता क्यों है कि मान लो जैसे कि इधर से मान लो उसको जाना था, करंट को इधर से जाना था, यहां पे कुछ रेजिस्टेंस था, करंट को ऐसे जाना है। पर अगर इसको एक अल्टरनेट पाथ मिल जाए जहां पे रेजिस्टेंस 0 है, ये मान लेते हैं ऐसे जाना है, यहां पे कुछ हर्डल्स हैं, लेकिन उसको अगर एक अल्टरनेट पाथ मिल जाए जहां पे कोई हर्डल नहीं है, नो रेजिस्टेंस या फिर 0 रेजिस्टेंस या फिर वेरी वेरी लेस रेजिस्टेंस, ऐसे कंडीशन में करंट क्या करेगा, करंट वही करेगा जो हम करेंगे, कम हर्डल्स वाली पाथ पे चले जाएंगे और करंट अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसमें कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है, एक अल्टरनेट पाथ पा गया शॉर्ट सर्किट में, एक ऐसी जगह से कनेक्शन पा गया जहां से रेजिस्टेंस ही नहीं है, तो वो क्या करेगा, इस पाथ से करंट चला जाएगा। तो अब करंट ज़्यादा हो गया कि कम, भाई रेजिस्टेंस है ही नहीं, कोई अपोज कर ही नहीं रहा है, तो करंट इंक्रीजेस हैविली, दिस इज नोन एज शॉर्ट सर्किट। हो सकता है जब अगली बार आए तो ये कह दे कि रेजिस्टेंस में क्या होगा, शॉर्ट सर्किट में जो वायर टच हुई है उसकी रेजिस्टेंस क्या थी, उसकी रेजिस्टेंस 0 थी, इस वजह से ही करंट हमारा बहुत ज़्यादा बढ़ गया। ये थी कहानी। अच्छा और है CDS 2 2022। अब देखो जैसे इसमें एक कैपेसिटर भी लगा दिया है, तो अब वहाँ सॉल्व करते टाइम मैंने सोचा कि C = Q/V, ये कुछ चार्ज स्टोर करेगा, फिर तामझाम होगा, है ना, नहीं हिट कर रहा था। लेकिन हमें आती है बेसिक्स, जब बेसिक्स आती है तो ऑप्शन यूज करके ही आंसर हो गया। देखो अब पहले तो मैं सोचा कि वैसे इसमें ये सब करना नहीं है कि आप इम्पीडेंस निकालने लगो हैं। इम्पीडेंस क्या होता था, Z इज R² + XC², फिर ओवरऑल रेजिस्टेंस निकालते, फिर ओवरऑल वोल्टेज से डिवाइड करते तो शायद करंट आता, है ना। पर इतना नाटक क्यों करना, हमें आती है बेसिक्स। अब देखो करंट जा रहा है, इसमें करंट की वैल्यू पूछा है, द करंट थ्रू द सर्किट विल बी। अब ये जो करंट पहले होता है इधर से जाएगा कि इधर से जाएगा, यस करंट इधर से जाएगा। करंट ऐसे जा रहा है, करंट जा रहा है और करंट जा रहा है क्योंकि वो करंट है। अब देखो इसको सॉल्व करके और इसको सॉल्व करके, ये दोनों आपस में सीरीज में है, तो जो करंट इस वाले से सेक्टर में जाएगा वही करंट इस वाले सेक्टर में जाएगा। सेक्टर 62 नोएडा, ये दोनों सीरीज में ना, हाँ तो सीरीज में करंट सेम होता है और वोल्टेज डिवाइड हो जाता है। तो वोल्टेज हमारा 10 वोल्ट का है, तो 10 वोल्ट डिवाइड हो जाएगा, कुछ वोल्ट इसमें चला जाएगा और कुछ वोल्टेज इसमें चला जाएगा, बिकॉज इट इज अ सीरीज। ये और ये दोनों सीरीज में है, सीरीज में वोल्टेज डिवाइड होता है, I सेम वोल्टेज विल डिवाइड, ठीक है। अब करंट यहां से चारों में से एक ऑप्शन ले लेता हूं क्योंकि करंट तो सेम ही रहेगा, जो करंट इसमें है वही करंट इसमें है। तो मान लेते हैं इसमें करंट गई
2 एम्पियर की। तो इसमें वोल्टेज कितना हो गया, वोल्टेज है I इंटू आर, वी इक्वल टू आई आर। 2 एम्पियर का करंट और 10 का ये कितना हो गया 20 वोल्ट। ऐसा पॉसिबल है क्या 10 वोल्ट की बेचारे के पास बैटरी हो, उसके पास वोल्टेज 20 का हो? ये पॉसिबल है? नहीं। तो 1.5 डालते हैं, 10 इंटू 1.5 कितना हो जाएगा 15 वोल्ट। अब यार ये भी पॉसिबल नहीं है 15 वोल्ट, ये भी खत्म। 1 एम्पियर डालते हैं तो ये क्या हो जाएगा 10 इंटू 1 यानी कि 10 वोल्ट। अच्छा 10 वोल्ट डाला, 10 का 10 यहाँ चला गया, यहाँ कुछ जा ही नहीं रहा, ये लोग ऐसे फालतू बैठे हैं, ये भी पॉसिबल नहीं है। 10 इंटू 0.5 5 वोल्ट, ये कुछ ठीक लग रहा है कि 5 वोल्ट इधर गया होगा, 5 वोल्ट इधर गया होगा, है ना, वोल्टेज डिवाइड हो गए, 5 + 5 10। सो एज पर द एलिमिनेशन एंड बेसिक कॉन्सेप्ट द आंसर इज 0.5 एम्पियर। कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, ऑप्शन उठाओ, आंसर लाओ, आगे बढ़ जाओ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मेटल्स आर वेरी गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट? कौन है सबसे बढ़िया, कौन है? सिल्वर और ये दोनों बचे, सिल्वर और कॉपर। कॉपर के बाद कौन था? एल्यूमिनियम। The device used for measuring the electric current in the circuit is known as ammeter and we connect this into series. Voltmeter measures voltage, we connect this into parallel. Generator generates the electricity, यानी कि वो मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है। मोटर क्या करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। दोनों अपोजिट है। फिर से वही सवाल, घूम फिर के ये लोग यही सवाल देते हैं। A metal wire of length L, dia D has a resistance R. अब R इक्वल टू रो L बाई ए, यानी कि रो L बाई ए को हम क्या लिख सकते हैं? पाई डी स्क्वायर बाय 4। पाई आर स्क्वायर ही लेते थे बचपन में, लेकिन जब से मैकेनिकल में नहीं, आप कहीं भी करें, जब मैकेनिक्स में मतलब 11th-12th में भी, तो डाया मेजर करना आसान है ना किसी भी बॉडी का। मान लो कोई शाफ्ट है, तो स्क्रू गेज लिया, ऐसे लगाया, इसका डाया आ गया, तुरंत पाई डी स्क्वायर 4 में डाल दिया। इसलिए जो ये वाला फॉर्मूला थोड़ा ज़्यादा प्रचलन में रहता है, पाई डी स्क्वायर बाय 4। बाकी पाई आर स्क्वायर लिख लेना, आर की जगह डी बाई 2 डाल देना, तो डी स्क्वायर अपॉन 4 हो जाएगा, यहाँ पे डी बाई 2 डाल देना। ठीक है, अब यहाँ डाया दिया है तो इसलिए पाई डी स्क्वायर 4 लिख गया। व्हाट वुड बी द रेजिस्टेंस ऑफ अनदर वायर ऑफ द सेम मेटल? इट इज अ सेम मेटल, डू द रेजिस्टिविटी चेंज? नो। सेम लेंथ बट हैविंग डबल द डायमीटर, डाया क्या कर दिया? डबल कर दिया, यानी कि 2D हो गया, 2D का स्क्वायर कर देना। क्या हो गया? रो L इंटू 4 अपॉन, यहां दिख नहीं रहा होगा ना, नीचे लिखता हूं, 4D स्क्वायर, 4 बाहर लिख देता हूं, ये पूरा तो वही चीज है। R क्या हो गया? R बाय 4 हो गया रेजिस्टेंस। अब वैसे थोड़ा सा जब आपको ये फॉर्मूले अगर याद भी हैं तो इन फॉर्मूले के पास भी नहीं जाने का मन करेगा, ऐसे ही देख लोगे हवे में। R इक्वल टू रो L बाई ए क्या है? पाई डी स्क्वायर बाय 4, ठीक है, यानी कि डी स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है। रेडियस डबल कर दिया, 2 टू 4, 1 बाय 4 नीचे दिख रहा है साफ साफ, R बाय 4, आगे बढ़ो। तो विथ प्रैक्टिस एंड विथ हैविंग अ गुड कमांड ओवर द बेसिक्स, यू कैन ईजिली आंसर दीज क्वेश्चंस। तो यहाँ हमने ख़त्म किया इलेक्ट्रिसिटी। अगले वीडियो में हम देखेंगे अगला चैप्टर। थैंक यू, टेक केयर, बाय।